वेलकम बैक टू प्रो बॉम्बे ट्रेडर। दिस इज मी देवेश सिंह। आज हम बात करेंगे कि ये बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन क्या होता है? अब बिटकॉइन क्या होता है ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि आज से कुछ साल पहले बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए है। और इस वजह से बिटकॉइन न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने तरीके से बनाऊं। बिटकॉइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसे की कहानी क्या है, क्योंकि बिटकॉइन भी पैसे जैसा ही है। तो जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, यानी कि सामान दे के सामान खरीदते थे। जैसे किसी के पास अगर 10 किलो गेहूँ है और उसे चावल चाहिए तो वो 10 किलो गेहूँ दे के 10 किलो चावल ले लेता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आने लगी, क्योंकि अगर किसी को सोना खरीदना था और उसके पास 10 किलो गेहूँ है तो वो 10 किलो गेहूँ दे के सोना तो नहीं खरीद सकता था ना, क्योंकि सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लगी। इसके बाद लोगों ने मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे सोना, चांदी, लोहा। लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुई, जैसे अगर आपको कोई थोड़ा सा सामान खरीदना है, जैसे 2 किलो प्याज, तो आप सोने के बदले प्याज तो नहीं खरीदेंगे, या वहाँ जाके सोने को आरी से काट के प्याज तो नहीं खरीदेंगे। तो एक कॉमन मीडियम चाहिए था लोगों को सामान खरीदने और बेचने के लिए। तो सरकार ने क्या किया, लोगों से कहा कि आपके पास जो सोने जेवरात हैं वो आप हमें दे दीजिए, हम उसे जमा करके रखते हैं और उसके बदले आपको नोट्स इशू करते हैं, जिसको आप सब कॉमनली यूज़ करके सामान खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद सरकारों ने नोट्स इशू करना शुरू कर दिया और हम आज तक उसी नोट्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आपके पास जितना पैसा है उतने का सोना सरकार के पास पड़ा हुआ नहीं होता था। इसके लिए सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती थी। ये फ्रीडम आ गई, इसे कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी यानी सरकार की मर्जी से। जब फिएट मनी आया तो सरकार अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना नोट छापने लगी। इससे 2 प्रॉब्लम्स भी आई। पहला प्रॉब्लम ये कि सरकार के पास पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती थी। जो पहला प्रॉब्लम है कंट्रोल का, कि सरकार के पास नोट के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे हम सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लागू कर दिया था। अब जब वो नोट सरकार छापती है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल सरकार का है, उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, जिससे उस नोट की वैल्यू होती है। तो सरकार जब चाहे एक ऑर्डर पास करके उस साइन की वैल्यू 0 भी कर सकती है। बिल्कुल, जो डीमोनेटाइजेशन में हुआ उससे पहला प्रॉब्लम क्लियरली करेंसी कंट्रोल का है, जो सरकार के पास होती है, जिससे काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाला कि डीमोनेटाइजेशन सही था या गलत था। मैं यहाँ पे बस आपके सामने फैक्ट्स रखने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर करने वाला। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, जहाँ सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतना ज़्यादा देश में महंगाई भी बढ़ेगी। तो अब ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से पहले प्रॉब्लम का सल्यूशन तो है कि आप कैश यूज़ ही ना करें, तो नोट की वैल्यू रहे ना रहे उससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिसके पास पैसे कैश में पड़े हैं, प्रॉब्लम उनको होगी। जिनके पास पैसे बैंक में पड़े हैं, या जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे इससे अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए कैश की वैल्यू हो ना हो इससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम, जहां गवर्नमेंट के पास पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो कैशलेस ट्रांजैक्शन से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, जिसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर 2020 में इंडिया में 34.35 बिलियन कैशलेस ट्रांजैक्शंस हुए थे, जबकि 2016 में सिर्फ 5.95 बिलियन कैशलेस ट्रांजैक्शंस हुए थे। इंडिया में आज की डेट में 55% से कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, जहां सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है। अब आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए के रिजर्व होने कंपलसरी है नोट छापने के लिए। रिजर्व यानी 200 करोड़ उनके पास होने ही चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का सोना उनके पास होना चाहिए और बाकी 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज उनके पास होना चाहिए, जैसे कि डॉलर, यूरोस। अगर इतना है तो ही आप नए नोट छाप सकते हैं, वरना नहीं। अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नोट छापती ही गई तो देश में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि देश में जितने सर्विसेज
प्रोड्यूस हो रही हैं उतने ही तो आप ज़्यादा नोट देंगे तब लोग खरीदेंगे। अब जब देश में कुछ बन ही नहीं रहा है तो आप नोट छापते जाएंगे और कुछ बन नहीं रहा है तो देश में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिटकॉइन की एंट्री कहाँ, कैसे और क्यों हुई, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में क्या क्या कमियां हैं। अभी जो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पूरा लेजर यानी कि डेबिट, क्रेडिट, कितना किसको गया, कितना किसके पास से आया, इसकी पूरी डिटेल्स आपके बैंक के पास या तो उस यूपीआई के पास जिसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके पास होती है, जिस डेटा का यूज़ वो लोग मिस यूज़ कर सकते हैं। और या तो अगर गवर्नमेंट को आपके ट्रांजैक्शंस में कुछ फिशी लगे तो वो उनसे डायरेक्टली आपका डेटा मांग सकती हैं और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं। अब इंडिया में क्या, हर कंट्री में बैंक्स का और कस्टमर्स का रिलेशनशिप ट्रस्ट पे आज तक चलता है। हम अपने पैसे बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स उन पैसों को एज लोन कंपनीज को देती हैं, उससे इंटरेस्ट कमाती हैं और वो उनका प्रॉफिट होता है। अब कोई बैंक कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज को लोन दे देती हैं जो वो लोन कभी वापस ही नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बैंक से हज़ारों करोड़ों का लोन लिया और उन्हें कभी वापस ही नहीं किया। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपना पैसा SBI को दें, एक्सिस बैंक को दें, ICICI बैंक को दें या HDFC बैंक को दें। इसके आगे वो बैंक्स किसे पैसे देते हैं हमारे, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स देखे हैं जिन्होंने ऐसी कंपनीज को लोन दे दिया जिन्होंने वो लोन कभी वापस ही नहीं किया, लेकिन हम डिपॉजिटर्स यानी कि जिन्होंने पैसे अपने बैंक में रखे हैं उन्हें तो अपना पैसा वापस चाहिए। तो यहाँ पे सरकार को बीच में आना पड़ता है और टैक्स पेयर्स के पैसे से उन डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करना पड़ता है। गवर्नमेंट किसी भी बड़ी बैंक को हज़ारों करोड़ों रुपए दे के उसे डूबने से बचाती है तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट उसे प्रिंट करती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि देश में महंगाई बढ़ती है। इन शॉर्ट, जब भी बैंक्स किसी कंपनी को गलत तरीके से पैसे देते हैं तो देश की इकोनॉमी भी नीचे गिरती है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक्स ही पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और ये हमारा डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट इनसे कभी भी हमारा डेटा मांग सकती है। अब इतने बड़े भाषण के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। बिटकॉइन बिल्कुल आपके यूपीआई जैसा ही होता है। यूपीआई में क्या होता है, आपकी एक यूपीआई आईडी होती है जो अगर आप किसी को दे दें तो वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपके पास किसी की यूपीआई आईडी हो तो आप उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस यूपीआई में आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए अपना एक पिन डालना होता है। पिन सही हुआ तो ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है दो लोगों के बीच। बिल्कुल ऐसे ही बिटकॉइन भी ऐसा ही होता है। बिटकॉइन का भी अपना एक आईडी होता है जो अगर आप सबको दे दें तो वो आपको अपने बिटकॉइंस भेज सकते हैं, या अगर आपके पास किसी की बिटकॉइन आईडी हो तो आप उसे बिटकॉइन भेज सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए भी एक पिन डालना पड़ता है जिसे प्राइवेट की कहते हैं। अगर आपने पिन डाला तो अगर वो पिन सही हुआ, अप्रूव हो जाएगा ट्रांजैक्शन और कुछ देर में यहाँ से वहाँ बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो सेम ही है यार, यूपीआई की तरह ही तो है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप किसी यूपीआई के थ्रू या अपने बैंक के थ्रू पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका पूरा डिटेल आपके बैंक के पास और उन यूपीआई कंपनीज के पास होती है, जो डिटेल वो ज़रूरत पड़ने पे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें बिटकॉइन का, किसे भी भेजें, कितना भी भेजें, उसका कोई डिटेल कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। उसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का डेटा कहीं तो स्टोर होता होगा ना? हाँ, स्टोर होता है। इसका जो ट्रांजैक्शन का डेटा होता है ये दुनिया के लाखों अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाते हैं। ये डेटा किसी एक जगह स्टोर नहीं होता। डेटा डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाता है, जिससे किसी के बीच कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है ये पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपकी यूपीआई आईडी पे या आपके किसी बैंक ट्रांजैक्शन पे सरकार को कोई भी शक होता है तो वो आपकी यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल्स है, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपने किसको पैसे भेजे, ये सारी डिटेल्स विद इन सेकेंड्स निकाल सकती हैं। लेकिन बिटकॉइन में यही फ़र्क है। बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन है ये भी पता नहीं चल सकता। जैसे अगर आपको यूपीआई आईडी खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। लेकिन बिटकॉइन में अकाउंट बनाने के लिए ऐसी कोई डिटेल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन है ये कभी पता ही नहीं चलता है। बिटकॉइन है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं क्योंकि ये डिजिटल मनी है, रियल मनी नहीं है।
इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि जब आप अपने पैसे बैंक में देते हैं तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में आप कब, किसे और क्यों पैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। दूसरा फायदा ये है कि इस करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि इस करेंसी को तो गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है, ना ही ये करेंसी रियल में है। ये करेंसी तो बस एक डिजिटल करेंसी है। तो दुनिया की कोई भी सरकार इसे ख़त्म या कैंसिल नहीं कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर कर सकती है, जैसे इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके सारे ऐप्स को ही बैन कर दिया था। इंडिया में इसको ऑलमोस्ट इलीगल, इम्पॉसिबल ही कर दिया था कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। दुनिया की कोई भी सरकार चाह के भी बिटकॉइन की अगर वैल्यू $10,000 है तो उसे ज़ीरो नहीं कर सकती, या 1,000 या 5,000 नहीं कर सकती। बिटकॉइन की वैल्यू दुनिया भर में उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक रीज़न जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिटकॉइन का, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना अलाउड है, नहीं अलाउड है, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो यही है कि बिटकॉइन की ओनर की आइडेंटिटी नहीं पता चलती, किसके बीच में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है ये भी नहीं पता चलता है। इसकी वजह से बिटकॉइन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी किया जाता है, और यही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है। 2008 के बाद जो दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उसके बाद जन्म हुआ इन क्रिप्टो करेंसीज का। सबसे पहले बिटकॉइन ही आया था, उसके बाद कई सारे आए, जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन और बहुत सारे। वैसे आज की डेट में इंटरनेट पे 2000 अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। बिटकॉइन के दो मेजर यूजेस हैं। पहला ये कि लोग इसे एज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, जैसे आज खरीद लिया और बाद में जाके जब इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब हम इसे बेच देंगे। और दूसरा ये कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में लोगों ने इसे एज अल्टरनेटिव करेंसी भी यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे हम डॉलर यूज़ करते हैं, रुपीज़ यूज़ करते हैं कहीं जाके सामान खरीदने के लिए, वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको एज अल्टरनेटिव करेंसी भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे बिटकॉइन का मेजॉरिटी यूज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया जाता है। अब बिटकॉइंस ने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसके प्राइजेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे JP Morgan जो इसे फ्रॉड बताते थे, वो भी इसके कमर्शियल यूज़ को आज परमिशन दे रहे हैं। इंडिया में भी कई सारी इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंजेस RBI को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को ऑपरेट करने की परमिशन दी जाए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम KYC यानी कि नो योर कस्टमर को भी मैंडेटरी कर देंगे, जिससे बिटकॉइन के पीछे की आइडेंटिटी को पहचानना आसान हो जाएगा। और फाइनली जनवरी 2020 में 3 जज पैनल के सामने ये केस आर्ग्यू हुआ और कोर्ट ने इन इंस्टीट्यूशंस की बात, एक्सचेंजेस की बात मान ली, क्योंकि RBI इन क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट से बैंक को क्या फ़र्क पड़ रहा था ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। अब RBI को कोर्ट में ले जाके हराना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए 4 मार्च 2020 क्रिप्टो करेंसीज के लिए हिस्टोरिकल दिन था। इस दिन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट पर, इनकी ट्रेडिंग पर से पूरी तरह से बैन हटा दिया। अब इंडिया में ये बिल्कुल लीगल है। ओवरऑल अब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक और ऑप्शन मिल गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब इस पे मेरा ओपिनियन क्या है? नहीं, मैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करता, मुझे ये कुछ खास सही नहीं लगता। ना ही मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए 30 लाख रुपए है। मैं आपको बिटकॉइन के बारे में 2 फन फैक्ट्स भी बताता हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइन इन द वर्ल्ड वाज एवर मेड टू बाय अ पिज्जा। दूसरा ये कि द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन इज स्टिल अननोन। तो यार ये डेटा सारा स्टडी करने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो अगर ये वीडियो आपको वर्थ इट लगती है तो इसको लाइक कर दो और ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दो, थोड़ा ज्ञान फैलाओ यार। तब तक अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Center files affidavit in Supreme Court and says most farmers are happy with the farm bills। इतने सारे वाद विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 जज पैनल के सामने इस केस को रखा गया, जहां पर तीनों जजों ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि इस फार्म लॉ को पावर में लाने से पहले आपने किससे बात विवाद, राय मशवरा लिया। अटॉर्नी ने समझाने की कोशिश की, उसके पहले ही कोर्ट ने इन सारी बातों को रफा दफा करते हुए ये कहा कि आप लोग ये सब सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती का माहौल क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई, और शायद इसी वजह से सेंटर ने 45 पेजेस के एफिडेविट को फाइल करते हुए ये कहा कि ज़्यादातर किसान तो फार्म लॉ से खुश हैं।
Military confrontation still continues in eastern Ladakh, though India and China have reduced their troops in some depth areas. India और चाइना दोनों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ सोल्जर्स को वापस बुला लिया है, लेकिन अभी भी सोल्जर्स को पूरी तरह से वापस नहीं बुलाया गया है। On Monday, China took back around 10,000 soldiers on their traditional training area, says sources. Australian skipper टिम पेन apologizes for sledging रवि अश्विन। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टिम पेन ने अपने गलत ऑन फील्ड बिहेवियर की वजह से, जहां पर उन्होंने रवि अश्विन के साथ कुछ देशी भाषा का प्रयोग किया, उसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी या मंगवाई गई, you never know. India signs vaccine deal, central government to bear the cost in first phase. On Monday, Prime Minister Narendra Modi said 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीन का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। Bird flu is now confirmed in 10 states so far, which include Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Gujarat, Haryana, Kerala, Rajasthan, Uttarakhand, Maharashtra and Delhi। इन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से ये कहा गया है कि वो अपने लाइव बर्ड मार्केट्स, जूज और पोल्ट्री फार्म्स को ज़्यादा अच्छे से डायग्नोस करें और अगर कुछ भी गड़बड़ी नज़र आए तो तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इस नए बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्म्स के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई है। बाय द वे, WHO ने कहा है अगर आप चिकन और अंडों को 70 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा पर पकाकर खाते हैं तो आप सेफर साइड रहेंगे।